नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर लोग आमतौर पर बात करने से बचते हैं और वो है जातिवाद और उसकी जड़ें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना इतिहास के पन्नों को टटोलकर सच को उजागर करना है। ऐसा सच जो अब तक पुराने ग्रंथों और पुस्तकों में छिपा हुआ था, जिसे आपको किसी ने नहीं बताया। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार। हम अक्सर भारत की जाति व्यवस्था की बात करते हैं, है ना? पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई एक हमेशा से चली आ रही पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा और लगातार बदलती रही सच्चाई है, जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं वर्ण की प्राचीन सोच में, जो आगे चलकर मध्ययुग में जाति की सामाजिक आर्थिक हकीकत बनी और फिर जिसे ब्रिटिश राज ने एक पक्के प्रशासनिक ढांचे में ढाल दिया। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कैसे हुआ? समाज को सिर्फ 4 हिस्सों में बांटने का एक सैद्धांतिक, एक थ्योरेटिकल आइडिया हजारों जातियों की जमीनी हकीकत में कैसे बदल गया? चलिए इस सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं सबसे पुरानी अवधारणा से, वर्ण से। कह सकते हैं कि यह इस पूरे सामाजिक ढांचे की नींव का पत्थर है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था असल में समाज का एक थ्योरेटिकल मॉडल था। यह हजारों जातियों की कोई लिस्ट नहीं थी, बल्कि समाज को उनके कामों, उनके फंक्शन के आधार पर 4 बड़े-बड़े ग्रुप्स में बांटने का एक विचार था। आज से हम एक बेहतर समाज के निर्माण हेतु वर्ण व्यवस्था का आरंभ कर रहे हैं, जो लोगों के कार्यों पर आधारित है, न कि जन्म पर। ये विभाजन मुख्यतः 4 वर्णों का निर्माण करेगा, जिसमें होंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रपन, सब अपने कर्मों के आधार पर। कुछ लोगों को हमने वर्ण व्यवस्था में स्थान न देकर अवर्ण रखा और उन्हें गांव के बाहर रहने, अलग रहने का स्थान निर्धारित किया। अब इस आइडिया को एक तरह से डिवाइन सैंक्शन मिला, मतलब एक धार्मिक और दैवीय आधार मिला ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। ये एक ऐसी कहानी है जो इस सामाजिक व्यवस्था को इंसानों का बनाया हुआ नहीं, बल्कि एक डिवाइन ऑर्डर, एक दैवीय आदेश के तौर पर पेश करती है। पुरुष सूक्त की कहानी ये कहती है कि पूरा समाज एक विराट पुरुष, एक कॉस्मिक बीइंग के शरीर के अलग-अलग अंगों से बना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मुख से ब्राह्मण जो पुजारी और विद्वान थे, भुजाओं से क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, जांघों से वैश्य मतलब व्यापारी और किसान, और पैरों से शूद्र यानी सेवक वर्ग की उत्पत्ति हुई। और देखिए इस एक कहानी का असर कितना गहरा हुआ। इसने समाज में ऊंच नीच के ढांचे को ईश्वरीय और प्राकृतिक बना दिया। मतलब अब ये कोई इंसानों का बनाया सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गया जिस पर सवाल उठाना ही मुश्किल हो गया। हमने इसे दैवीय इसीलिए बताया ताकि कोई भी ऐसे विभाजन पर संदेह करके इस पर प्रश्न न उठा सके। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्राचीन ग्रंथों में ही इस बात पर एक बहस चलती रही। एक तरफ भगवद गीता जैसे ग्रंथ कहते हैं कि किसी का वर्ण उसके गुण और कर्म पर, मतलब उसकी काबिलियत और उसके काम पर तय होता है। इस हिसाब से तो ये एक ओपन सिस्टम होना चाहिए था जिसमें बदलाव मुमकिन हो। लेकिन दूसरी तरफ मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों ने इसे जन्म पर आधारित एक बेहद कठोर और वंशानुगत व्यवस्था बना दिया। मैं हूं मनु और मैं आर्यावर्त की पहली कानून की पुस्तक मनुस्मृति लिख रहा हूं। इसमें मैंने सामाजिक विभाजन को स्पष्ट किया है। अध्याय 10 के श्लोक 5 में मैंने लिखा है कि सभी वर्णों में समान जाति की पत्नियों से विधि पूर्वक उत्पन्न संतानों को उसी जाति का समझना चाहिए, यानी जन्मजात जाति व्यवस्था। तो ये तो हुई वर्ण की सैद्धांतिक कहानी। अब सिद्धांत से हटकर जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं, जहां हमें 4 वर्ण नहीं बल्कि हजारों जातियां मिलती हैं। जाति शब्द संस्कृत के जन से आया है, जिसका मतलब ही है जन्म लेना। असल में यही वो पहचान थी जिसमें लोग अपनी जिंदगी जीते थे। ये जन्म पर आधारित छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स थे, जिनकी पहचान अक्सर उनके पारंपरिक पेशे से जुड़ी होती थी। 4 वर्णों के सिद्धांत और जातियों की हकीकत में कितना बड़ा फर्क है, वो इस आंकड़े से साफ हो जाता है। जरा सोचिए, भारत में लगभग 3000 से ज्यादा मुख्य जातियां और 25,000 से भी ज्यादा उपजातियां मौजूद हैं। कहाँ 4 और कहाँ हजारों? चलिए इस टेबल से इन दोनों के बीच का अंतर और साफ हो जाएगा। देखिए, वर्ण एक अखिल भारतीय सिद्धांत है, इसकी संख्या सिर्फ 4 है और थ्योरेटिकली ये कर्म पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ जाति एक जमीनी स्थानीय हकीकत है, इसकी संख्या हजारों में है
और ये पूरी तरह से जन्म पर आधारित एक बंद व्यवस्था है। तो अब हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये दो अलग अलग चीजें, एक सिद्धांत और एक हकीकत, आपस में घुल मिलकर वो कैसे बन गईं जिसे आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं? इस बड़े बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो था मध्ययुगीन भारत में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का उदय। जब अर्थव्यवस्था का तरीका बदला तो उसे सपोर्ट करने के लिए एक नए और ज्यादा कठोर सामाजिक ढांचे की जरूरत आन पड़ी। सोचिए, एक सामंती अर्थव्यवस्था को क्या चाहिए होता है? उसे एक ऐसा मजदूर वर्ग चाहिए जो स्थिर हो, जो अपनी जमीन और अपने काम से बंधा रहे। उसे ये भी चाहिए कि काम, धंधे और हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहें। इन सभी जरूरतों के लिए जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था एक बिल्कुल सटीक सोशल टूल साबित हुई। और इस पूरे सिस्टम पर ताला लगाने का काम किया अंतर्विवाह के नियम ने। एंडोगैमी मतलब शादी सिर्फ अपनी ही जाति के अंदर होगी। बस इस एक नियम ने जातियों के बीच की दीवारों को इतना मजबूत कर दिया कि ये व्यवस्था वंशानुगत, हेरिडिटरी और लगभग परमानेंट हो गई। अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था हमने इसलिए शुरू की ताकि राजा का बेटा ही राजा बन सके, भले ही वो अयोग्य क्यों न हो। इस कहानी में आखिरी लेकिन एक बहुत ही अहम कड़ी जोड़ी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने, जिसने इस पेचीदा और स्थानीय व्यवस्था को एक अखिल भारतीय पैन इंडियन पहचान दे दी। हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो वो यहाँ की हजारों जातियों को देखकर कंफ्यूज हो गए। उन्हें प्रशासन चलाने के लिए लोगों को वर्गों में बांटना था। इसलिए 1871 में जब उन्होंने पहली बार पूरे भारत की जनगणना शुरू की तो उन्होंने इन सभी जातियों को 4 वर्णों के पुराने खाके में फिट करने की एक जबरदस्त कोशिश की। इस एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ने एक जीती जागती बदलती हुई सामाजिक हकीकत को कागज पर एक कठोर स्थायी पहचान में मानो फ्रीज कर दिया। हमने भारतीय समाज की सबसे भयावह सच्चाई यानी जाति व्यवस्था को आज फिर उसी पुराने ढांचे में ढालकर कानूनी रूप दे दिया है। हमारी बनाई ये कानूनी जाति व्यवस्था हमें आसान प्रशासन के साथ साथ लोगों को बांटकर उन पर राज करने में भी मदद करेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिसे हम आज की कठोर जाति व्यवस्था के तौर पर जानते हैं वो असल में एक हाइब्रिड है। ये कोई एक चीज नहीं बल्कि प्राचीन वर्ण की विचारधारा, मध्ययुगीन सामंतवाद की आर्थिक जरूरतों और आखिर में ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जिद का एक मिला जुला नतीजा है। ये पूरी कहानी समझना हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी बल्कि उसे समय के साथ अलग अलग ऐतिहासिक ताकतों ने बनाया है तो इसका उसके भविष्य के लिए क्या मतलब है? अगर कोई चीज बनाई जा सकती है तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारा ये तथ्यपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।